हेलो एंड वेलकम टू द केडी क्लासेस। केडी क्लासेस के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी लेक्चर सीरीज़ में वर्णमाला स्टार्ट करेंगे। वर्णमाला किसी भी एग्ज़ाम में हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी बेस पर हम लोग वर्णमाला के बेस पर ही हम लोग संधि पढ़ेंगे और संधि समझेंगे आगे के लेक्चर में भी। और ये एक बेसिक टॉपिक है जिसको समझना सभी लोगों के लिए अत्यंत आवश्यक है, खासकर वो स्टूडेंट्स जो पहली बार हिंदी को डिटेल में पढ़ रहे हैं, चाहे वो एमपीपीएससी मेंस के लिए हो, एमपीपीएससी के लिए हो या एमपीएसआई के लिए हो, जिसमें 70 नंबर की हिंदी आती है, लगभग उसमें 2 या 3 नंबर का ये टॉपिक आता है, या व्यापम की कोई भी अदर एग्जाम हो जो जैसा कि अभी कंबाइंड ग्रुप 2 आने वाले समय में हो सकती है, तो उससे संबंधित ये जो टॉपिक है वर्णमाला, इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देखेंगे कि वो कैसे बनते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं सीधी सीधी एक बात आप लोगों को बता दूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो ग्रामेटिकल जो पोर्शन है, जो ग्रामर है, हिंदी व्याकरण है, वो सबसे ज़्यादा पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें मार्क्स के बेसिस पे तो एमपीएसआई पे आता है। इसीलिए ज़्यादातर हम लोग ग्रामर का जो लेवल है वो सबसे हाईएस्ट जहाँ आता है, मतलब एमपीएसआई पे, उस लेवल को हम लोग लेके चलेंगे, जिससे कि अदर एग्जाम में जिसमें कम मार्क्स की हिंदी आती है तो वो इजीली बन जाएगी। चलिए तो इसको ध्यान में रखिएगा। अगर मैं बात करूं एमपीएसआई की, तो एमपीएसआई में लगभग 2 मार्क्स के एटलीस्ट इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसी को समझना स्टार्ट करते हैं हम लोग वर्णमाला को। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि वर्णमाला क्या है और इनसे संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं। वर्णमाला की बात करें तो जैसा कि हमें समझ में ही आता है, वर्णों की माला को वर्ण कहते हैं, लेकिन बात आती है कि वर्ण क्या है। इसकी एक छोटी सी परिभाषा जो कि एग्जाम में आ जाती है, उसके बारे में बात करते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा, हमने यहां लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है, जिनको मिलाने पर शब्दों का निर्माण होता है ना। इन वर्णों को एक सार्थक रूप में मिलाने पर शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, ये क्वेश्चन आया है। ऑप्शन में था वर्ण या शब्द या उपवाक्य या वाक्य। इस तरीके से क्वेश्चन आया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, वर्ण, शब्द, उपवाक्य या वाक्य। तो तब हमारा सही आंसर क्या होगा, वर्ण। अब देखिए बात करते हैं, यहीं से स्टार्ट है क्वेश्चन। प्रीवियस मतलब लास्ट एमपीएसआई एग्जाम में, लास्ट एमपीएसआई एग्जाम में जब क्वेश्चन ये आया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वहां वर्ण ऑप्शन में नहीं था। इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। उन्होंने क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वहां ऑप्शन में था बोली, विभाषा या भाषा। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में, जिसमें हम लोगों ने भाषाएं, उसकी विभाषा मतलब हिंदी भाषा, उसकी 5 विभाषाएं तथा उनकी 18 बोलियों के बारे में पढ़ा है, तो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ये जो प्रकार है, जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं, ये हिंदी भाषा के 3 सोपान हैं। उसमें से सबसे छोटा जो होता है वो है बोलियां। और इसी क्वेश्चन को उन्होंने घुमाकर पूछा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो जब ऑप्शन में ये रहे तो हमें आंसर लगाना है बोली, और जब ऑप्शन एग्जाम में पूछे वर्ण या शब्द या उपवाक्य या वाक्य, तब हमें आंसर लगा के चलना है वर्ण। दोनों पीईबी के प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो आपको ध्यान में रखकर चलना है कि किस ऑप्शन में,
मतलब किस क्वेश्चन में क्या ऑप्शन आए हैं उस हिसाब से उसका आंसर रहेगा। ये देखा जाए तो अलग अलग रूप में इसके आंसर होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो हमने कहा था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको मिलाने पर शब्दों का निर्माण होता है उसे वर्ण कहते हैं। और हम लोग बात कर रहे हैं वर्णमाला की। तो सभी को पता है वर्णों से संबंधित उसका समूह वर्णमाला कहलाता है। और इस वर्णमाला में जैसा कि सभी लोग जानते हैं वर्णमाला जो है ये स्वर तथा व्यंजन से मिलकर बनती है। स्वर तथा व्यंजनों से मिलकर वर्णमाला बनी है। तो क्वेश्चन यही से स्टार्ट होता है। दूसरा कि इनकी संख्या से संबंधित क्वेश्चन आए हैं, संख्या से संबंधित इसके प्रश्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो हमें वही ध्यान देना है कि संख्या से संबंधित प्रश्न आएंगे या व्यंजनों के वर्गीकरण या स्वरों के वर्गीकरण पर क्वेश्चन आए हैं। तो पहले हम लोग थोड़ा इनकी संख्या पर आधारित प्रश्नों को देखना स्टार्ट करते हैं, देन हम लोग स्वरों के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं वर्णमाला की बात करूं तो आपको यह बात ध्यान रखना है कि एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछा है ये आपको ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। देखिए सबसे पहले जब भी हम लोग हिंदी की बात करते हैं तो क्योंकि हिंदी में 18 बोलियां थी, 5 विभाषाएं थी, बहुत ही अलग अलग प्रकार से हिंदी बोली जाती है। निमाड़ी हिंदी अलग तरीके से बोली जाती है, मालवी हिंदी अलग तरीके से बोली जाती है, बुंदेली अलग तरीके से बोली जाती है, बघेलखंडी तो ऐसे ही पूरे भारत में 18 प्रकार से अलग अलग तरीके से हिंदी का स्वरूप था। अब हमें जब एग्जाम में या जो बच्चों को जो सिखाना था, पाठ्य पुस्तक निगम की बात करें, एनसीईआरटी की बात करें, तो कोई एक स्टैंडर्ड हिंदी चाहिए थी और उसके लिए हमने हिंदी का मानकीकरण किया। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इनकी अध्यक्षता में हिंदी के मानकीकरण की समिति बनाई गई थी। राजभाषा से संबंधित जब भी मैं जो वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं इनसे संबंधित हिंदी के मानकीकरण और सोपान और राजभाषा अधिनियम से संबंधित सारे विचार आपके सामने रखूंगा। चलिए पहले हम लोग बात करते हैं कि वर्णमाला की बात जब भी आती है तो 2 चीजें एग्जाम में आती है। पहला मानक हिंदी वर्णमाला। मानक हिंदी वर्णमाला में 2 भागों में संख्या के आधार पर हम लोग वर्णमाला को देखते हैं। जब भी मानक हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं तो 2 तरीके से हम लोग वर्णमाला को देखते हैं। एक है लेखन का आधार, लेखन के आधार पर या लेखन का आधार, और दूसरा है उच्चारण का आधार। तो हम लोग बात करते हैं उच्चारण के आधार पर या लेखन के आधार पर स्वरों या व्यंजनों की संख्या या वर्णमाला कुल। तो देखिए जब भी हम लोग लेखन के आधार पर, जो कि हम लोगों ने बचपन से पढ़ा भी है कि लेखन के आधार पर वर्णों की कुल संख्या होती है 52 तथा उच्चारण के आधार पर वर्णों की कुल संख्या होती है 45। लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या है 52 तथा उच्चारण के आधार पर है वर्णों की संख्या 45। किंतु ये तब हमें आंसर लगाना है जब लिखा हो मानक हिंदी वर्णमाला। जो दूसरा कॉन्सेप्ट जो ज्यादातर पीईबी में आता है उसके बारे में बात करते हैं, इसको भी बाद में डिस्कस करेंगे। प्रश्न कुछ इस तरीके से आता है कि हिंदी में मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, या हिंदी में मूलतः व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, या मूल स्वर या व्यंजन कितने होते हैं, या हिंदी में स्वरों या व्यंजनों की संख्या सामान्यतः कितनी पाई जाती है। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए तो क्या आंसर लगाना है, और मूलतः स्वरों की या व्यंजनों की संख्या कितने हैं, मूल स्वर और व्यंजन कितने हैं, उनके बारे में एग्जाम में आता है। तो उसी को अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए तो जो दूसरा जो पैटर्न है उसको हम लोग स्वरों तथा व्यंजनों से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं स्वर। देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, स्वर क्या होते हैं। भाषा की
सबसे छोटी इकाई वर्ण थी और ये स्वतंत्र ध्वनियां होती है। ठीक है, फिर से समझिए, स्वतंत्र ध्वनियां या वर्ण। अब ये स्वतंत्र ध्वनियां या वर्ण का क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा समझिएगा। मैं एक एग्जांपल से समझा दे रहा हूं। जैसे हमने लिखा क, क को जब भी हम लोग विच्छेद करते हैं तो कुछ इस तरीके से उसमें प्रत्येक वर्ण में अ स्वर छुपा होता है, और जब हम व्यंजन की परिभाषा पढ़ेंगे तो कुछ इसी तरीके से बोलेंगे, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण व्यंजन कहलाता है। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाला वर्ण व्यंजन कहलाता है। और जब हम लोग स्वर की बात करते हैं तो हम लोग लिखते हैं, जब हम लोग स्वर की बात करते हैं तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण या ध्वनियां स्वर कहलाती है। तो हमें यह ध्यान में रख के चलना है। अभी हम लोग इसकी डेफिनेशन तो आज तक एग्जाम में नहीं आई है, बट हमें उसके दोनों की परिभाषा पता होना बहुत अत्यंत आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वरों की संख्या से संबंधित जो प्रश्न आते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, अगर क्वेश्चन आता है, लिखा रहता है मानक हिंदी वर्णमाला, ये अगर मेंशन हो एग्जाम में तभी ये आंसर लगा के आना है। मानक हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर स्वर कुल संख्या होती है इनकी 13। मानक हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या है 13, तथा मानक हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 10। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जब तक ये लिखा हो जब क्वेश्चन में, तभी हमें इस पर ध्यान देना है। मानक हिंदी वर्णमाला में लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या 13 तथा मानक हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या 10 मानी गई है। अब जब एग्जाम में आता है तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि हिंदी में मूलतः स्वरों की संख्या कितनी होती है, मतलब मूल स्वर कितने होते हैं। तो हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। इसका आंसर जो एग्जैक्टली जो पीईबी में पूछा जाता है या प्रश्न जो वो पूछने की कोशिश कर रहे हैं वो कुछ इस तरीके से पूछते हैं कि हिंदी में मूलतः स्वरों की संख्या या सामान्यतः हिंदी में स्वर कितने होते हैं, या जब तक मानक हिंदी वर्णमाला न आए एग्जाम में हमें इसे ही ध्यान में रख के चलना है। तो मूलतः स्वरों की संख्या होती है 11। मूलतः स्वरों की संख्या होती है 11। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि वो 10 कौन से हैं, ये 11 कौन से हैं, और वो 13 हमने जो लिखा था वो तीनों, तथा स्वरों का वर्गीकरण। चलिए मैं एक बार फिर से आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि आपको ये याद रख के चलना है एग्जाम में, इसके बारे में पीईबी में 90% टाइम पे यही पूछा है कि मूलतः स्वरों की संख्या कितनी, तो 11 ही लगा के आना है, जब तक मानक हिंदी वर्णमाला में लेखन या उच्चारण ऐसा कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं आता तब तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग संख्या की बात कर रहे थे, पहले हम लोग 10 फिर 11 और फिर 13 तीनों पैटर्न देखते हैं। देखिए सभी को पता है इन स्वरों के बारे में। चलिए पहला अ, आ, ई, ऊ,
उ ए ऐ ओ तथा औ। देखिए अ आ ई उ ए ऐ ओ तथा औ, ये वो 10 स्वर है जो मानक हिंदी वर्णमाला में उच्चारण के आधार पर देखे जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं 11 की, मतलब मूलतः स्वरों की संख्या जो 11 मानी जाती है, तो उसमें माना जाता है ऋषि। मानक हिंदी वर्णमाला में मूलतः जो स्वरों की संख्या है 11, उसमें ऋषि भी आता है। जब हम दीर्घ स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे तब ये 11 स्वरों का उपयोग करेंगे और बहुत नेसेसरी है। तब मैं बताऊंगा भी कि दीर्घ स्वर संधि में ऋषि धन ऋषि बराबर ऋषि होता है, वो कैसे क्या, वो तो हम लोग संधि में डिस्कस करेंगे। बट आपको स्वरों की संख्या 11, 10 और 13 तीनों को याद रख के चलना है। अब हम लोग बात करते हैं कि 11 ये है, इसके अलावा अम तथा अह, तो ये कुल मिलाकर हमारे पास 13 स्वर हैं जिन्हें हम लोगों को याद रख के चलना है अभी, क्योंकि इन्हीं का वर्गीकरण हम लोग एक एक करके देखना स्टार्ट करेंगे। चलिए तो हम लोग स्वरों का वर्गीकरण स्टार्ट करते हैं। स्वरों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल्स, स्वरों का वर्गीकरण की हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए स्वरों का वर्गीकरण वैसे तो बुकों में बहुत सारे आधार आपको दिए रहते हैं, किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक को आप देखेंगे, पर हमारे एग्जाम की अगर बात करें, पीईबी की अगर हम लोग बात करें, तो पीईबी में आज तक 3 प्रकार से स्वरों का वर्गीकरण का आधार पूछा गया है। तो अभी हम लोग उन्हीं 3 आधार को देखकर चलते हैं। चलिए, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट जो स्वरों के वर्गीकरण का जो आधार है, पहला आधार है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर हमें स्वरों का वर्गीकरण देखना है। उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला ह्रस्व या लघु स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर तथा तीसरा प्लुत स्वर। देखिए ध्यान से, ह्रस्व या लघु स्वर, दीर्घ स्वर तथा प्लुत स्वर। तो इन 3 भागों में उच्चारण के आधार पर स्वरों को बांटा जाता है। ये संख्या एग्जाम में आ चुकी है। एक बात थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो लोग पहले प्रीवियस लास्ट कुछ एमपीएसआई के एग्जाम दे चुके हैं या व्यापम के कुछ एग्जाम दे चुके हैं, उन्हें पता होगा। बाकी न्यू स्टूडेंट्स के लिए मैं बता दूं कि लगभग हर एक एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न संख्या पर आधारित है। संख्या पर आधारित का मतलब संधि के कितने प्रकार है, संज्ञा के कितने प्रकार है, सर्वनाम के कितने प्रकार है, उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार है, वाक्य के कितने प्रकार है, शब्द के कितने प्रकार है, शब्द के उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार है, अर्थ के आधार पर शब्द के कितने प्रकार है, क्रिया के कितने प्रकार है, तो रस के कितने प्रकार है, छंद के कितने प्रकार है। तो ये जो संख्या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 जितनी भी ये जो संख्या है, तो संख्या से आधारित भी 2 प्रश्न आते हैं। तो आप लोगों को करना ये है कि जब भी ये आपका हिंदी का सिलेबस कंप्लीट होता है, तो एट द एंड सबसे लास्ट में आपको नोट्स में सभी के प्रकारों की संख्या का एक पेज बनाना है।
क्योंकि उसी से आपके 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स कवर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या है, ह्रस्व स्वर, लघु स्वर या दीर्घ स्वर, इसकी बात करते हैं। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में, हमारा आधार रटना नहीं है, समझ के चलना है, ठीक है। जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उन्हें ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं, ठीक है। जिनकी मात्रा को हम लोग, जब छंद पढ़ाऊंगा तब भी मैं बताऊंगा कि जिनकी मात्रा को हम लोग 1 गिनते हैं, मतलब मात्रा होती है वो 1 और 2 जब हम लोग देखते हैं, है ना, तो वो अल्प या मतलब लघु या गुरु जिस तरीके से गिनते हैं, तो वो बाद में यही काम आएगा। तो इस आधार को याद रख के चलना है। चलिए, ह्रस्व स्वर या लघु स्वर, जब भी हम लोग मूल हिंदी की बात करते हैं तो मूल हिंदी की संख्या हमने 11 लेके चले थे, उसी में से डिवाइड हम लोग करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ह्रस्व या लघु स्वरों की संख्या होती है 4 और ये होते हैं अ, ई, उ तथा ऋषि। ध्यान से देख लीजिए, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व या लघु स्वर कहते हैं। इनकी संख्या है 4, अ, ई, उ तथा ऋषि। अब बात करते हैं दीर्घ स्वर की। जिन स्वरों के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, जिन स्वरों के उच्चारण में ज्यादा समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। क्योंकि इनके कंपैरिजन में, उच्चारण मतलब प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा सा याद रखेंगे, कुछ कुछ चीज़ों का मैं इंग्लिश शब्दावली में भी आपको अर्थ बता दूंगा, क्योंकि प्रशासनिक शब्दावली के नाम से 2 प्रश्न आते हैं एग्जाम में, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्जन भी रहता है। पीएससी में पूरा का पूरा लाइन रहती है, कुछ शब्द रहते हैं, एक पैसेज रहता है जिसको हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करना रहता है। हमारे यहाँ प्रशासनिक शब्दावली के नाम से या परिभाषिक शब्दावली के नाम से 2 प्रश्न आते हैं, तो जिसको हम लोगों को हिंदी को इंग्लिश में या इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करना रहता है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि इन शब्दों का अंग्रेजी अनुवाद भी आप लोगों को पता हो। चलिए, तो उच्चारण मतलब था प्रोनाउंसिएशन। हम लोग बात कर रहे हैं कि जब भी प्रोनाउंसिएशन में या उच्चारण में, प्रोनाउंस करने में, उच्चारण में ज़्यादा समय लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। और मूल स्वरों की बात करें जो कि थे 11, हमने 4 लिख दिए यहाँ, तो इनकी संख्या है 7। सारे के सारे बचे हुए कौन कौन से, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ तथा औ। तो ये सभी के सभी है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में, इनके कंपैरिजन में, इनकी तुलना में ज्यादा समय लगता है। चलिए अब बात करते हैं प्लुत स्वर की। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, प्लुत स्वर से संबंधित ज्यादातर नाटक, कहानी, एकांकी, फिल्मांकन में काफी ज्यादा इसका उपयोग होता है प्लुत स्वर का। तो इसके बारे में देखते हैं। जिनके उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगे, जिनके उच्चारण में, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। अब ये होते क्या है, और ये एग्जाम्पल जब हम लोगों ने 11 यहाँ लिखे थे तो वही 11 तो यहाँ एंड कर दिए। तो ये क्या है, इनसे संबंधित किस तरीके के प्रश्न आते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। हमने लिखा है दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है। ये जिस तरीके से एग्जाम्पल इसके आते हैं, इस शब्दों में हमें दिखते व्यंजन की तरह है, किंतु होते स्वर है। देखिए कैसे, ज्यादातर नाटक, कहानी, एकांकी, फिल्मांकन में इन्हें आकर्षण के लिए उपयोग में लाया जाता है। मतलब लोगों को या दर्शकों को या श्रोतागण को या पाठक जो पढ़ते हैं उनकी बात कर रहे हैं, उनको आकर्षित करने के लिए प्लुत स्वरों का उपयोग किया जाता है।
जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि जैसे रामायण चल रही है अभी, वैसे भी लॉकडाउन में रामायण काफ़ी चल रही थी। तो रामायण में राम सीता के गुम हो जाने पर सीते बुलाते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जो सीते हैं ये अवधि मतलब खड़ी बोली में लिखा गया है, ये समझ लीजिएगा, है ना। नहीं तो आप लोग बोलेंगे सीते में बड़ी ई की मात्रा थी, तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। उच्चारण के लिए यहाँ सीते बोला गया, तो इसमें ये जो त था, ते के बाद में ए का उच्चारण जो है, ए का उच्चारण इस ए से भी ज्यादा समय के लिए किया जाता है। या जैसे हम लोग बात करें तो ओम का उच्चारण हम लोग करते हैं, और इस ओम में कहते हैं कि जितना ज़्यादा लंबे समय के लिए इस ओम का उच्चारण करो उतना ही स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होता है। तो इनका उच्चारण इन दीर्घ के स्वरों से भी ज़्यादा समय के लिए किया जाता है। या इनके उदाहरण कुछ इस तरीके से आते हैं, जैसे हे राम या हे शिव, या किसी भी तरीके के, किसी भी तरह के ऐसे स्वर जिन्हें आकर्षण के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए, श्रोतागण या दर्शक गण को आकर्षित करने के लिए दीर्घ से ज्यादा समय के लिए उच्चारित किया जाता है, उन्हें हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं, जो एग्जाम में कुछ इस तरीके के उदाहरण आप देखने को मिल जाएंगे। चलिए, तो उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण हमने थोड़ा सा लंबा इसीलिए देखा क्योंकि यही सबसे ज्यादा एग्जाम में आया है। तो उच्चारण के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है, वो थे ह्रस्व स्वर, लघु स्वर तथा दीर्घ स्वर, और इन्हें हम लोगों ने तीनों कैटेगरी में देखा और समझा। चलिए, दूसरे प्रकार की हम लोग बात करते हैं। दूसरा जो हमारा आधार है वो है जीभ के प्रयोग के आधार पर। देखिए, जीभ के प्रयोग के आधार पर का क्या मतलब है। सभी लोग आजकल, सभी ऑलमोस्ट इतना साइंस तो जानते हैं कि आवाज उत्पन्न होने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक तो माध्यम मतलब मीडियम, साउंड के लिए एक माध्यम या मीडियम की ज़रूरत होती है, और दूसरा किन्हीं भी 2 चीज़ों का टकराना आवश्यक होता है। तो हम लोग बात कर रहे हैं जब भी हमारे अंदर से, जब मुख से उच्चारण के समय हवा अलग अलग भाग को स्पर्श करते हुए निकलती है, तो हम लोग बात कर रहे हैं जीभ के प्रयोग के आधार पर उच्चारण। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर तथा तीसरा पश्च स्वर। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 भागों में बांटा जाता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर तथा पश्च स्वर। देखिए, इनको समझते हैं और इनके एग्जाम्पल भी देखते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के आगे का भाग प्रयोग में लाया जाता है, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के अग्र मतलब आगे का भाग उपयोग में लाया जाता है, तो इन्हें हम कहते हैं अग्र स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ या जिह्वा के मध्य का भाग उपयोग में लाया जाता है, उन्हें मध्य स्वर, तथा जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ के पीछे का भाग मतलब पश्च भाग का प्रयोग किया जाता है, उन्हें पश्च स्वर कहते हैं। तो इनकी कैटेगरी अभी हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से अग्र स्वर हैं, कौन से मध्य स्वर है या कौन से पश्च स्वर हैं। देखिए, जिनके उच्चारण में जीभ के आगे का भाग, इन्हें आपको एग्जाम में केवल आएगा ऑप्शन में, तो उच्चारण करके देखिएगा, बड़े इजीली बन जाएंगे। जैसे हम लोग उच्चारण करते हैं
ई या ए, छोटे या बड़े, जब भी हम लोग ई या ए का उच्चारण करते हैं तो जीभ के आगे का भाग प्रयोग में लाया जाता है, ई या ए के लिए। जब हम लोग मध्य स्वर की बात करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया भी था, थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा कि मध्य स्वर की संख्या केवल एक है जो कि होती है अ। मध्य स्वर की संख्या केवल एक है जिसकी जो कि है अ, ना कि आ। क्यों आ, क्यों नहीं? क्योंकि जब हम आ यानी दीर्घ आ का उच्चारण करते हैं तो उसके लिए मुंह को थोड़ा सा बड़ा ओपन करना पड़ता है और उसके कारण जीभ पीछे की तरफ चली जाती है, तो इसीलिए आ मध्य स्वर में न आकर पश्च में आता है। अर्थात बाकी के जितने हैं जिसमें आ, उ, ओ तथा औ, और इसके अलावा अगर हम लोग अनुनासिक ध्वनि की बात करें जिसमें आ हम लोग बोलते हैं तो वो भी पश्च स्वर में रखा जाता है। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, अग्र स्वर, मध्य स्वर तथा पश्च स्वर। चलिए अब हम लोग इसके बाद स्वरों के वर्गीकरण का तीसरा तथा अंतिम प्रकार देखेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा महत्वपूर्ण है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो हम लोग बात कर रहे हैं, अगला जो हमारा आधार है वो है नाक तथा मुंह से या मुख से हवा के प्रयोग के आधार पर। नाक तथा मुख से हवा के प्रयोग के आधार पर इस कैटेगरी में स्वरों को, इस आधार में स्वरों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला निर्नुनासिक तथा दूसरा अनुनासिक। पहला निर्नुनासिक तथा दूसरा अनुनासिक। चलिए इसको समझते हैं कि निर्नुनासिक या अनुनासिक क्या है और इनमें कौन कौन से स्वर आएंगे। इसको याद रखने के लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। देखिए जब भी हम लोग बात करते हैं, जैसे लिखा है निर्धन, जैसे लिखा है निर्धन, तो इसका क्या अर्थ होता है? बिना धन का या बिना धन के, है ना। या हम लोग बोलते हैं निर्जल, बिना जल का। तो एक बात नोटिस कीजिएगा कि ये जो लिखा है निर एक नकारात्मक, नेगेटिव प्रीफिक्स से नकारात्मक उपसर्ग है जो शब्द के अर्थ को बदल देता है। निर एक नकारात्मक उपसर्ग है जो शब्द के अर्थ को बदल देता है, पलट देता है। और यहां लिखा है निर, तो निर का अर्थ होता है बिना। निर का अर्थ होता है बिना। नासिक मतलब होता है नाक। बिना नाक से, और हमारा आधार क्या है? हवा के प्रयोग के आधार पर। तो बिना नाक से हवा के प्रयोग के आधार पर, इसको उल्टा देख सकते हैं, अर्थात केवल मुख से हवा के प्रयोग के आधार पर। अर्थात ये आप लोगों की बुकों में लिखा रहता है कि केवल मुख से हवा के प्रयोग के आधार पर। हमने इसे याद कैसे किया? निर मतलब बिना, नासिक मतलब नाक से हवा के प्रयोग के आधार पर, अर्थात केवल मुख से हवा के प्रयोग के आधार पर। और
दूसरा आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, अनुनासिक मतलब हो जाएगा नाक तथा मुख से हवा के प्रयोग के आधार पर, मतलब ऐसे स्वर जिनका उच्चारण करने में हवा जो है नाक तथा मुख से दोनों से प्रयोग होती है उच्चारण के लिए, मीडियम या माध्यम जो है टकराती है, तो वो कुछ इस तरीके से। अब इनमें कौन कौन से स्वर होंगे वो देख लेते हैं। जब भी हम लोग निर्नुनासिक या अनुनासिक ध्वनियों या स्वरों की बात करते हैं तो हमेशा वे स्वर जो केवल मुख से उच्चारित होते हैं, जैसे अ, आ, ई, या ऊ, या ओ, कुछ भी ऐसे जो पूरे के पूरे हमने 11 लिए थे उनकी बात कर रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से। खासकर मानक हिंदी वर्णमाला की ये 10 पूरे। जब हम लोग अनुनासिक की बात करते हैं तो इन्हीं में हम लोग कुछ इस तरीके से ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया आ, या, ओ, या, ऊ, अर्थात नाक और मुंह दोनों से हवा का प्रयोग हो जाए, या, या, ई, ऐसे जिसमें आधा न या आधा म के साथ स्वरों का उच्चारण होता है उन्हें अनुनासिक ध्वनियां कहते हैं। चलिए, तो हम लोगों ने अभी स्वरों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि मूलतः स्वर 11 होते हैं। जब भी प्रश्न आए तो हिंदी में स्वरों की संख्या, आप जब तक मानक हिंदी वर्णमाला सामने स्टेटमेंट में दिया ना हो तो आप लोगों को 11 ही लगाकर चलना है। तो हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा कि वे स्वतंत्र ध्वनियां स्वर कहलाती हैं। इन स्वरों की संख्या मूलतः 11 मानी गई है। 3 आधार हमने पढ़े हैं। पहला आधार था हमारा उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर हमने 3 भागों में बांटा। पहला था ह्रस्व या लघु स्वर, दूसरा था दीर्घ स्वर तथा तीसरा था प्लुत स्वर, जिनको हमने अलग अलग कैटेगरी में बांटा। इसके बाद हमने लिखा था जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वर, वो भी संख्या में थे 3। पहला था अग्र स्वर, दूसरा था मध्य स्वर तथा तीसरा पश्च स्वर। इसके बाद हमने पढ़ा नाक व मुख से हवा के प्रयोग के आधार पर, अर्थात 2 पार्ट में हमने इसे पढ़ा था, निर्नुनासिक तथा अनुनासिक। ठीक है, निर मतलब बिना से याद रख लीजिएगा, तो दूसरा अपने आप याद आ जाएगा। तो हमने पढ़ा है ये स्वरों का वर्गीकरण। देखिए, स्वरों का वर्गीकरण इतना ही नहीं है, इसके आगे भी है। जब हम लोग व्यंजन वाला पार्ट पढ़ेंगे तब हम लोग इसमें देखेंगे, क्योंकि जब हम लोग सघोष या अघोष मतलब घोषत्व के आधार पर वर्णों को देखते हैं या प्राणत्व के आधार पर वर्णों को देखते हैं, जिसमें अल्प प्राण तथा महाप्राण होते हैं या सघोष तथा अघोष होते हैं, तब भी स्वरों को बांटा जाता है। किंतु हम उन कैटेगरी को व्यंजनों के साथ में देखेंगे कि सघोष या अघोष में किसमें स्वरों को कहाँ रखा जाता है तथा अल्प प्राण तथा महाप्राण में कहाँ किसे रखा जाता है। स्वरों के वर्गीकरण से संबंधित या स्वरों से संबंधित ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी वर्णमाला जो टॉपिक है, वर्णमाला टॉपिक से संबंधित जब भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो अगर 3 प्रश्न आ रहे हैं तो उसमें से 2 प्रश्न व्यंजन से आएंगे और 1 ही प्रश्न लगभग स्वर से आएगा। तो व्यंजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसका वर्गीकरण भी बड़ा है और उससे प्रश्न भी ज़्यादा बनते हैं। आपको इसको डिटेल में देखना रहेगा, क्योंकि स्वरों से आपको संधि बनेगी, व्यंजन से आपको व्यंजन संधि बनेगी। तो इसे आप डिटेल में देखकर इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइएगा। इन केस अगर कोई डाउट या किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपके मन में आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। स्वरों के इस टॉपिक को लेकर आप लोगों को डिटेल में हम लोगों ने समझाने की कोशिश की है, तो इसे पढ़कर आप इसके आंसर लगाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।